हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज के फिल्म बल्ज़ाक एंड द लिटिल चाइनीज सीमस्ट्रेस फिल्म की शुरुआत होती है 1970s के चाइना के कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान। माओ के हुक्म के तहत एजुकेटेड बैकग्राउंड वाले लड़कों को गांव भेजा जाता था री एजुकेशन कैंप के लिए। हम दो लड़कों को देखते हैं, जियान और उसका दोस्त लुओ। दोनों चेंगडू से हैं और इनके पेरेंट्स डॉक्टर और डेंटिस्ट हैं। इसीलिए उन्हें दूर पहाड़ी गांव में भेज दिया गया। गांव की तरफ चढ़ाई देखी जाती है, खतरनाक पहाड़ी रास्ते, लोगों की सख्त जिंदगी और दोनों के कंधों पर बोझ। गांव वाले इन्हें शुरू से नकारात्मक नज़रिए से देखते हैं, लेकिन गांव के लीडर ने इनकी आंखों में क्यूरियोसिटी देखा कि लड़के मेहनती और जिज्ञासु मालूम पड़ते हैं। उनका सामान चेक किया गया। उसमें एक बुक मिली जो कि लुओ की रेसिपी बुक थी। लीडर ने उसे जला दिया। जियान के पास एक वायलिन था। जब लीडर उसे भी जलाने गया तो लुओ ने उसे रोक लिया। जियान ने जब वो वायलिन बजाना शुरू किया तो वहाँ मौजूद सभी लोग उस धुन में खो से गए, मानो ये धुन बस यूं ही बजती रहे। दोनों लड़कों को माइनिंग और खेतों में मेहनत भरे काम करवाए जाते। उनसे ह्यूमन वेस्ट तक साफ करवाया जाता। दिन भर पत्थर तोड़ना, खेतों में मेहनत करना, दिन भर की कड़ी धूप और थकान की झलक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती। शहर की आदत वाले लड़कों को यह जिंदगी कहीं न कहीं कठिन मालूम पड़ने लगी। लुओ थोड़ा गुस्से वाला और गर्म स्वभाव का है। वहीं उसका दोस्त जियान उससे बिल्कुल उलट, जो ज़्यादा बोलता नहीं और एकदम ही नर्म स्वभाव का मालूम पड़ता है। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने गांव में एक लड़की को देखा, अपनी सहेलियों के साथ झरने पर नहाते। गांव में सब उसे लिटिल सीमस्ट्रेस कहकर बुलाते। नाम है जोऊ, क्योंकि उसके दादाजी सिलाई का काम करते तो वो भी थोड़ी बहुत सिलाई कर लिया करती, जो कि उनका खानदानी पेशा है। जवानी और लड़कपन का अटूल मेल थी ये लड़की, सुंदर, मासूम और होशियार। उसकी आंखों में एक अलग चमक है जो गांव की लड़कियों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। थोड़ी बातचीत और फिर दोनों की जोऊ से दोस्ती हो गई। लुओ की शहर से लाई गई अलार्म घड़ी जो हर 24 घंटे में एक बार बजती, उस घड़ी को देखा तो जोऊ बस उसे देखती ही रह गई कि आखिर ये कैसे काम करता होगा। दूसरे दिन जब कोई घर में नहीं था तो वो अपनी सहेलियों को लेकर घर में आ गई और घड़ी को खोल उसके भीतर देखने लगी। उसी वक्त लुओ और जियान वहाँ आ गए। लुओ अपनी घड़ी के खुले पुर्जे देख एकदम से नाराज हो गया। जैसा कि हम जानते हैं, लुओ थोड़ा गर्म मिजाज का है। जोऊ ने इस बात के लिए उससे माफ़ी भी मांगी, लेकिन लुओ अपनी टूटी घड़ी लेकर वहाँ से चला गया। लुओ का नाराज होना भी हमें जायज़ मालूम पड़ता है, क्योंकि वो घड़ी शहर से लाई हुई एक निशानी थी जो उसे अपने घर की याद दिलाती। यहाँ जोऊ कमरे में एक अलग ही सोच में डूबी, खुद को आईने में निहारने लगी, मानो कुछ बदल रहा है, पर समझ से परे। एक अटूट शांति, एक नयापन और ख्यालों का तूफान जो लगता है सब कुछ बहाकर अपने साथ ले चला जाएगा। हम देखते हैं छोटी सी झोपड़ी के बाहर रात का सन्नाटा, सिर्फ एक लैंप की धीमी रोशनी दिखाई देती है और उसके पास बैठा है लुओ, अपने चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी के साथ। सामने गांव के लोग बैठे हैं, जिसमें जोऊ भी शामिल है। लुओ शहर में देखी गई फिल्म को शब्दों में जिंदा कर रहा होता है। वो अपनी आंखों में चमक और जज्बात भरकर पूरी फिल्म को बयान करने लगा, जैसे वो कोई किरदार हो, और जोऊ उसकी एक एक बात में खोती चली गई। कभी उसकी आवाज़ हीरो की तरह गहरी और जज्बाती हो जाती, तो कभी वो हीरोइन के दर्द को महसूस करके आंखों में नमी ले आता। उसके हाथ और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उसका हर लफ्ज़ जैसे जिंदा तस्वीर बन जाते। उसकी हर लाइन में एक नशा है, एक ऐसी दुनिया की महक जहाँ मोहब्बत खुली हवा में सांस लेती है, जहाँ कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं। जोऊ चुपचाप बैठी उसे सुनती रही, जैसे उसके सामने कोई जादू हो रहा हो। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। वो बस कहानी नहीं, मानो जैसे वो उस कहानी के जज्बात महसूस कर रही हो। उसके लिए ये पहली बार होता है जब कोई उसे सपनों और कल्पना की दुनिया दिखा रहा था, जहाँ जिंदगी दिल के जज्बात और आज़ादी से भरी होती है। उस पल में लुओ बस कहानी नहीं सुना रहा होता, वो उसके अंदर एक नई दुनिया जगा रहा होता है। वो आंसू किसी दुख के नहीं, बल्कि एक पहचान के हैं। पहली बार उसे लगता है कि उसके भीतर भी कुछ है जो जिंदा है। वहाँ बैठे हर किसी की आंखें नम हो गई। अब तीनों एक साथ अपना ज़्यादा समय बिताने लगे। अब जोऊ को कहानियों में सुकून आने लगा। उसने एक दिन बताया कि इसी गांव में एक लड़का शहर से आया था,
जिसके पास ढेर सारी किताबों से भरी सूटकेस थी। ये सुनते ही दोनों उस लड़के से मिलने चले गए। वो लड़का वहाँ खेतों की जुताई कर रहा था। उन्होंने उससे बुक्स मांगे, लेकिन उसने कहा कोई किताब नहीं। उसने लीडर के कहने पर सूटकेस को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। यहाँ हम देखते हैं धीरे धीरे दोनों लड़के झोऊ की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, लेकिन लुओ उसके ज़्यादा करीब होता है। जियान ज़्यादातर चुप ही रहता, लेकिन झोऊ के लिए उसकी फीलिंग्स कम नहीं थी। किसी तरह उन्हें वो वेस्टर्न नॉवेल से भरा हुआ सूटकेस मिल ही गया। सूटकेस खुलने का दृश्य बहुत ही अद्भुत है, जैसे एक बंद दरवाज़ा खुल गया हो एक नए संसार की तरफ। अंदर बल्ज़ाक, ड्यूमस, फ्लॉबर्ट जैसे राइटर्स की कहानियाँ मिलती हैं। तीनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तीनों उन सूटकेस को पत्थरों में छिपा कर रखते, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। लुओ और जियान उन नॉवेल्स को रातों को छिपकर पढ़ते हैं और दिन में गांव के लोगों को कहानियां सुनाते। गांव वालों को यह सब एक नए जादू की तरह लगता। झोऊ पर इसका सबसे ज़्यादा असर होता। पहले वो एक मासूम गांव की लड़की होती है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक नई सोच पैदा होने लगी। उसमें एक बल्ज़ाक नाम के फ्रेंच ऑथर की नॉवेल थी, जिसका झोऊ के जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। जिसमें वो सब कुछ था, जैसे आज़ादी की तलाश, अपनी खुद की पहचान बनाने की चाहत। और जब लुओ उसे बल्ज़ाक की कहानी सुनाता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा ग्लो आ जाता। वो खुद को इन किरदारों के साथ जोड़ना शुरू कर देती। वो पढ़ना लिखना नहीं जानती, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रुकने नहीं दे रही। यह क्लियरली दिखाता है कि किताबों और कहानियों ने उसके अंदर एक नया संसार जगा दिया है। लुओ का और झोऊ का रिश्ता बढ़ता गया। जियान खुद को धीरे धीरे इस दायरे से बाहर महसूस करने लगा। वो देखता है कि लुओ उस लड़की के साथ कहानियाँ बना रहा है, हंसी मजाक, जज्बात और आखिरकार मोहब्बत, और उसके हिस्से में सिर्फ खामोशी बची। लुओ के जाने के बाद जब जियान अकेला बैठता तो उसकी आंखों में जलन नहीं, पर एक उदासी होती है। एक ऐसा एहसास जैसे उसने कुछ खो दिया हो, जो कभी उसका था ही नहीं। दोनों अब अकेले समय बिताने लगे थे, सबसे छिपकर। दोनों इतने ज़्यादा नज़दीक आ गए थे कि कई दफ़ा दोनों के बीच संबंध भी निर्मित हुआ। जोहू के लिए लुओ सिर्फ एक शहर का लड़का नहीं रहा, वो उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा बन गया। एक तरफ जहाँ वो पहाड़ी गांव की बंद जिंदगी में जी रही थी, और जहाँ लड़कियों का सपना सिर्फ सिलाई और घर के काम तक सीमित था, तब लुओ उसके सामने एक ऐसी दुनिया ले आया जिसमें आज़ादी और कल्पना थी। उसके बोलने का अंदाज, उसका पढ़ने का शौक़, उसका अपने जज्बातों को पूरी शिद्दत से जाहिर करना, यह सब कुछ उस लड़की के लिए नया था। लुओ में एक कॉन्फिडेंस और चार्म था जो उसने पहले कभी नहीं देखा। जब वो कहानियाँ पढ़कर सुनाता तो ऐसा लगता जैसे उसके शब्दों से ज़िंदगी निकल कर सामने आ गई हो। जोहू के लिए लुओ वो इंसान था जो उसे पहली बार महसूस कराता है कि वो सिर्फ एक सीमस्ट्रेस नहीं, बल्कि एक सोचने और सपने देखने वाली लड़की है। एक दिन लुओ को शहर से खत मिला कि उसके पिता की तबीयत खराब है, जो इस वक्त हॉस्पिटल में है। इस खबर को सुन जोहू मायूस हो गई, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लुओ यहाँ से जाए। उसने कहा बस 2 महीने में लौट आएगा। जोहू नाराज होकर स्विमिंग करने चली गई। यहाँ लुओ ने दोस्त जियान से कहा कि मेरे जाने के बाद तुम जोहू का ख्याल रखना, उसे उसकी पसंद वाली नोवेल की कहानियाँ पढ़कर सुनाना। दूसरे दिन लुओ जाने लगा। यहाँ जोहू ने कहा कि तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन वो बता नहीं पाई। उसकी बात अधूरी ही रह गई। ये फिल्म का सबसे भावुक दृश्य है, जहाँ वो लुओ से अपने दिल की बात कह नहीं पाई। आंखों में आंसू लेकर उसे जाते हुए देखती रही। अब जब भी वक्त मिलता तो जियान उसे नोवेल पढ़कर सुनाता और वो अपना ज़्यादा वक्त साथ बिताने लगे। लेकिन जियान के कहानियाँ को बयान करने के अंदाज में वो बात नहीं। जिस तरह से लुओ हर एक शब्द को तराशता था और शब्दों में जान फूंक देता, वो कहानियाँ सुनते वक्त भी लुओ के ही ख्यालों में खोई रहती। एक दिन उसने जियान से बताया कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा लुओ का है। शायद यही बात वो लुओ से बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई। अगर उसके दादाजी को ये बात पता चली तो वो जोहू को जान से मार देंगे, क्योंकि पॉपुलेशन कर्बिंग लॉ के अनुसार 25 साल की लड़की का बिना शादी के प्रेग्नेंट होना इल्लीगल है, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट के बिना अबॉर्शन करवाना मुमकिन नहीं। जियान ने कहा वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगा। दूसरे दिन वो शहर के एक हॉस्पिटल में गया। वहाँ उसने डॉक्टर से सारी बात बताई,
पहले तो वो डॉक्टर मना करने लगा, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि वो जियान के पिता को पहले से जानता है, क्योंकि उसके पिता भी एक डॉक्टर है। जियान को रोता देख वो डॉक्टर भावुक हो गया और उसके साथ गांव में आया और वहां उसने जोहू का अबॉर्शन किया। उस दौरान जियान बाहर खड़ा वायोलिन बजाता रहा ताकि जोहू थोड़ा बेहतर महसूस कर सके। यहाँ उसने अपनी दोस्ती का फर्ज बड़ी ही ईमानदारी के साथ निभाया। जोहू का साथ देकर उसकी सबसे बड़ी तकलीफ भी उसने दूर कर दी थी। हम देखते हैं 2 महीनों बाद लुओ लौट आया और उनकी ज़िंदगी फिर से उसी तरह चलने लगी, हंसी मजाक और ढेर सारी मस्ती। साल 1974 में दोनों शहर लौट आए क्योंकि उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। वहाँ से हम 15 साल बाद का वक्त देखते हैं। साल है 1990। जियान फ्रांस में एक प्रोफेशनल वायलिनिस्ट है। एक दिन उसने टीवी पर उसी गांव की खबर देखी जहां 15 साल पहले उसने 3 सालों का वक्त बिताया था। उसे पता चला कि वहां डैम का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से जल्द ही गांव बाढ़ में डूब जाएगा। जियान उस गांव जाने को बेताब हो बैठा, इस उम्मीद में कि शायद उसकी मुलाकात फिर जोहू से हो जाए। 15 साल बाद जब जियान उस गांव में वापस लौटा तो सब कुछ पहचाना हुआ होते हुए भी अजनबी लगने लगा। पहाड़ी हवा में अब भी वो पुरानी नमी है, लेकिन अब उसमें एक उदासी घुल चुकी है, जैसे हर जर्रा उसके बीते समय का साक्षी हो। घर की पुरानी दीवार पर लिखे नाम धुंधले पड़ चुके हैं और वो पुरानी घाटी जहाँ कहानियाँ गूंजती थी अब सिर्फ खामोशी में डूबी लगने लगी। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा है, लेकिन उसकी धुन अब बदल गई है, जैसे वक्त ने उसके सुर चुरा लिए हो। धूप कमजोर है, पेड़ बड़े हो गए हैं और पहाड़ जैसे और ज़्यादा समय के बोझ से झुक गए हों। जियान चल रहा होता है और हर कदम पर उसे महसूस होता है जैसे गांव उससे कुछ कहना चाहता हो। एक बेहिसाब खामोशी फैली है हर जगह। ये वही जगह है जहां कभी जिंदगी धड़कती थी और अब सिर्फ हवा में उनकी गूंज ही बची रह गई। हल्का सा दर्द, हल्का सा सुकून। अब वहां नए लोग रहने लगे थे, नए चेहरे जो उसे पहचानते भी नहीं। उसने कई लोगों से जोहू के बारे में पूछा, पर किसी को कुछ पता नहीं कि आखिर वो कहाँ गई। वहाँ से वो अपने दोस्त लुओ से मिलने शंघाई चला गया। हम देखते हैं लुओ की शादी हो चुकी, पत्नी और एक बेटा है। पेशे से वो एक डेंटल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर है। इतने सालों बाद दोनों एक दूसरे से मिल बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। दोनों टीवी के सामने बैठे पुराने दिनों पर चर्चा करने लगे। दोनों जोहू को याद कर उसके बारे में बात करने लगे। कहानी फ्लैशबैक में चली गई। हम देखते हैं लुओ और जियान घर में सो रहे थे, तभी जोहू का दादा आया। उन्होंने बताया कि वो घर छोड़कर चली गई। इसका दोषी वो उन दोनों को ठहराने लगे। ये सुनते ही दोनों भागते हुए उसे रोकने गए। जब जोहू गांव छोड़कर जा रही होती है तब लुओ और जियान के अंदर एक अजीब सा दर्द उठने लगा, लेकिन दोनों उसे अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं। लुओ के लिए वो पल टूट जाने जैसा है। जिस लड़की के लिए उसने दुनिया देखी थी, जिसे पढ़ाया, समझाया और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, अब वही उसका साथ छोड़कर जा रही है। लुओ उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, पर सारे अल्फाज उसके गले में ही अटक गए। उसके अंदर गुस्सा और दुख भी है, जैसे उसके अंदर की सारी कहानियाँ एक साथ ख़त्म हो गई हो। उसे समझ नहीं आता वो उसे रोके या बस देखता रहे। जोहू ने उससे कहा कि बल्ज़ाक की कहानियों ने उसे बदल दिया, अब वो अपने रास्ते खुद बनाना चाहती है। उस पल लुओ समझ गया कि प्यार भी कभी कभी आज़ादी के सामने हार जाता है, और वो समझ गया कि आज अगर उसने ज़िद करके उसे रोक भी लिया तो सारी उम्र वो खुद को कोसता रहेगा। जियान उस पल चुप था। वो दूर से ही दोनों को देखता रहा, करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई। अगर वो जोहू के करीब जाता तो शायद टूट ही जाता। उसकी आंखें सब कुछ देख रही होती हैं, लुओ का टूटा हुआ चेहरा और जोहू का अंतिम फैसला। जियान के दिल में दर्द है, पर उस दर्द के पीछे एक अजीब सा सामान भी है। उसके जाने में एक खालीपन है, पर उस खालीपन में ही एक सच्चाई भी छुपी है। जिंदगी किसी की कहानी नहीं होती, हर कोई अपनी लिखता है। वो दोनों उसे दूर तक जाते हुए देखते रहे। पहाड़ों के मोड़ पर उसकी चाल धीरे धीरे हवा में घुल गई और उनके बीच सिर्फ एक गहरी खामोशी रह गई। कहानी प्रेजेंट में आ गई। लुओ उसे याद कर भावुक हो गया। वो आखिरी बार उसका हवाओं में खो जाना उसे आज भी याद है। यहाँ उसने कन्फेस भी किया कि उसके बाद वो जोहू को तलाश करने हांगकांग और शेंजेन भी गया, लेकिन नाकाम रहा। लुओ की परछाई भी उसे नहीं दिखी, लेकिन जियान आखिरी तक जाहिर नहीं होने देता।
कि वो जोहू को कितना पसंद करता था। दोनों उन दिनों को ही याद करने लगे जब तीनों साथ थे। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं टीवी स्क्रीन पर कि वो गांव बाढ़ में डूब गया और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, कहानी की कई बातें काफ़ी सोचने जैसी थी। जैसे जियान और लुगो याद करते हैं उन दिनों को। उन्हें समझ आता है कि उन्होंने जोहू को बदल दिया, उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन उसे खुद न पा सके और खो दिया। ये बिटर स्वीट एंडिंग है। एक तरफ लॉस है पर दूसरी तरफ फ्रीडम और ग्रोथ का सेटिस्फैक्शन भी है। जोहू अब अपने जीवन की कहानियों का किरदार है और दोनों लड़के बस उसकी यादों के साथ रह गए। दोस्तों, कहानी कल्चरल रेवोल्यूशन की कठिनाइयाँ और यूथ की दबाई हुई आस, किताबों की शक्ति और एक इंसान की सोच को नया रूप देने की कोशिश और खुद को खोजने की कहानी, इन्हीं सारे मुद्दों पर प्रकाश डालती है। बदलाव की कीमत, जो तुम्हें नई दुनिया तो देता है लेकिन वही तुमसे तुम्हारी पुरानी दुनिया छीन भी लेता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।